हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से एसएससी जीडी का जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आज का ये सेशन कोई आम सवालों की लिस्ट नहीं है। हाँ, मतलब हम सिर्फ तथ्यों को रटने वाले नहीं हैं। आज हम एक रैपिड फायर क्विज करेंगे और हर सही जवाब के पीछे जो क्यों और कैसे छिपा है ना, उसकी गहराई में जाएंगे। सही कहा। जब हमें ये समझ आ जाता है कि कोई घटना क्यों घटी या कोई सिस्टम काम कैसे करता है, तो वो जानकारी दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर सवाल का एक बढ़िया विश्लेषण दे सकूं। तो बिना किसी देरी के पहले राउंड की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल प्राचीन इतिहास से है। प्रश्न: सुदर्शन झील का विवरण गिरनार के शिलालेख में उल्लेखित है, जिसकी रचना किस शक शासक ने की थी? विकल्प है ए मोगा, बी रुद्रदामन प्रथम, सी स्कंदगुप्त या डी अशोक। 5 सेकंड का समय है, सोचिए। तो समय पूरा हुआ। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम ठीक है, लेकिन एक झील के निर्माण में इतनी क्या खास बात थी जो इसे आज तक याद रखा गया है? बात सिर्फ झील की नहीं, बल्कि उसके रख रखाव के पूरे ऐतिहासिक चक्र की है। मतलब इसका मूल निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त ने करवाया था। फिर अशोक के समय में इसकी मरम्मत हुई। लेकिन रुद्रदामन प्रथम का नाम इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने इसका जीर्णोद्धार बिना बेगार के करवाया था। बिना बेगार मतलब बिना किसी फोर्स्ड लेबर या जबरदन मजदूरी के। क्या उस जमाने में ऐसा होना कोई बहुत बड़ी बात थी? बिल्कुल, उस दौर में राजाओं के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स में बेगार लेना एक आम नियम था। लोग बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर होते थे। लेकिन रुद्रदामन ने अपने खजाने से पैसा खर्च किया और मजदूरों को पूरा भुगतान किया। ये उस समय की एक बेहद प्रगतिशील सोच थी। अरे वाह, ये तो आज के उन जनरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तरह लगता है जो सदियों तक चलते हैं। एक राजा नींव रखता है और दूसरा उसे एक नए नैतिक स्तर पर ले जाता है। एकदम सही तुलना है। तो चलिए, प्राचीन झीलों में जमा पानी से अब एक अलग तरह के बहने वाले तरल पदार्थ की बात करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर बहता है। हाँ, दूसरा प्रश्न जीव विज्ञान से है। रक्त में लाल कोशिकाओं यानी आरबीसी की असामान्य वृद्धि वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? विकल्प है ए अनीमिया, बी हीमोफीलिया, सी पॉलीसिथीमिया या डी ल्यूकोपीनिया। 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही जवाब है विकल्प सी, पॉलीसिथीमिया। मेडिकल टर्म्स को समझना बहुत आसान होता है अगर हम उन्हें तोड़ लें। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो बाकी विकल्पों का क्या मतलब हुआ फिर? अनीमिया बिल्कुल इसकी उल्टी स्थिति है, जहां आरबीसी कम हो जाते हैं। ल्यूकोपीनिया में श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी कम हो जाती हैं, जिससे इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। और हीमोफीलिया तो एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें खून का थक्का ही नहीं जमता। यहाँ मुझे एक तार्किक उलझन हो रही है। विज्ञान की किताबों में हमने पढ़ा है कि लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन ले जाती हैं। ऑक्सीजन तो अच्छी चीज है ना, तो फिर इनका ज्यादा होना शरीर के लिए बुरा क्यों है? ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। ज्यादा ऑक्सीजन वाहक होने का मतलब हमेशा अच्छा स्वास्थ्य नहीं होता। इसे एक हाईवे की तरह सोचिए। अगर हाईवे पर अचानक से बहुत सारी गाड़ियां आ जाएं तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, भयंकर ट्रैफिक जाम लग जाएगा। बस यही होता है। जब आरबीसी बहुत बढ़ जाते हैं तो खून बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, उसकी चिपचिपाहट बढ़ जाती है और फिर हमारे दिल को उस गाढ़े खून को पंप करने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे नसों में रुकावट और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। मतलब शरीर का पूरा सिस्टम एक नाजुक संतुलन पर टिका है। अति किसी भी चीज की बुरी है। चलिए, शरीर के सिस्टम के बाद अब देश के सिस्टम की बात करते, खासकर तब जब व्यवस्था में कोई रुकावट आ जाए। तीसरा प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से है। लोकसभा भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक तक पद पर कौन आसीन रहता है? विकल्प है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी उपराष्ट्रपति। 5 सेकंड है। इसका सही जवाब है विकल्प सी, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत ये प्रावधान है कि लोकसभा भंग होने के बावजूद स्पीकर का पद खाली नहीं होता। लेकिन अगर पूरी लोकसभा ही भंग हो गई है, सारे सांसद चुनाव प्रचार में चले गए हैं, तो फिर खाली संसद में अध्यक्ष को बैठाए रखने का क्या तुक है?
इसका मुख्य उद्देश्य है संवैधानिक शून्यता या कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम को रोकना। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश की संसद को एक पल के लिए भी बिना मुखिया के नहीं छोड़ा जा सकता। कल को कोई आपातकाल आ जाए तो व्यवस्थाओं का नेतृत्व कौन करेगा? अच्छा, मतलब ये लोकतंत्र के किसी नाइट वॉचमैन की तरह है ना, जो ये सुनिश्चित करता है कि जब पुराना किराएदार घर खाली करे और नया आए तो बीच के समय में घर सुरक्षित रहे। बिल्कुल, सिटी को उदाहरण दिया आपने। निरंतरता बहुत जरूरी है। हाँ, तो शासन की इस निरंतरता से आप सीधे मानव उत्पत्ति के सिद्धांतों पर चलते हैं। चौथा प्रश्न प्राचीन इतिहास से है। आर्यों की तिब्बत होम थ्योरी किस विद्वान से संबंधित है? विकल्प है ए मैक्स मूलर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी स्वामी दयानंद सरस्वती या डी मैकडॉनल्ड। 5 सेकंड का समय है। सही उत्तर है विकल्प सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने वेदों के आधार पर कहा था कि आर्य तिब्बत के पठार से आए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मैक्स मूलर का मानना था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, जो आज सबसे ज्यादा मान्य थ्योरी है। और बाल गंगाधर तिलक का तो सिद्धांत ही बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा था कि आर्य आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे। अलग अलग विद्वान लगभग उन्हीं प्राचीन ग्रंथों को पढ़ रहे थे, लेकिन कोई नक्शे पर तिब्बत की ओर इशारा कर रहा है तो कोई सीधे बर्फ से जमे आर्कटिक की ओर। ये सब साक्ष्यों को देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। तिलक ने ऋग्वेद में वर्णित खगोलीय घटनाओं को देखा, जैसे 6 महीने का दिन और रात, जो सिर्फ ध्रुवीय इलाकों में होता है। जबकि दयानंद सरस्वती जी ने भौगोलिक और वनस्पतियों के वर्णन को तिब्बत की जलवायु से जोड़ा। अरे वाह, मतलब ऐतिहासिक डेटा की व्याख्या कितनी अलग हो सकती है। चलिए अगले राउंड पर आते हैं। प्राचीन काल में यात्राओं के लिए घोड़ों का बहुत महत्व था, तो इसी अश्व से जुड़ी एक आधुनिक वैज्ञानिक इकाई की बात करते हैं। 5वां प्रश्न भौतिक विज्ञान से है। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर लगभग कितने वॉट के बराबर होती है? विकल्प है ए 740 वॉट, बी 746 वॉट, सी 1000 वॉट या डी 500 वॉट। 5 सेकंड है। सही जवाब है विकल्प बी 746 वॉट। और मजे की बात बताऊं, इस इकाई की शुरुआत विज्ञान से ज्यादा मार्केटिंग का हिस्सा थी। मार्केटिंग? जेम्स वॉट ने तो भाप इंजन बनाया था ना, इसमें मार्केटिंग कहाँ से आ गई? देखिए, 18वीं सदी में खदानों में सारा भारी काम घोड़े करते थे। जेम्स वॉट को अपनी नई मशीन खदान मालिकों को बेचनी थी। अब उस समय के आम लोगों को वॉट समझ नहीं आता था। हाँ, वो तो जाहिर है। तो उन्होंने गणना की कि एक मजबूत घोड़ा कितना वजन उठा सकता है। फिर उन्होंने ग्राहकों से कहा कि मेरा ये एक इंजन 10 घोड़ों के बराबर काम करेगा। बस लोगों को तुरंत मशीन की ताकत समझ आ गई। क्या बात है! ये तो 18वीं सदी की स्मार्ट मार्केटिंग थी। मतलब जैसे आज हम स्मार्टफोन खरीदते हैं तो बैटरी को मिली एम्पियर में नहीं, बल्कि कितने घंटे वीडियो चलेगा इससे मापते हैं। बिल्कुल, इंसान हमेशा नई चीज को अपने रोजमर्रा के अनुभव से ही जोड़कर देखता है। सही बात है। और उन शुरुआती इंजनों को तो पानी की बहुत जरूरत होती थी। पानी से ही मुझे याद आया, पानी का बंटवारा तो आज भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो 6वां प्रश्न भूगोल एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है। 1996 में भारत ने किस देश के साथ फरक्का जल संधि पर हस्ताक्षर किए? विकल्प है ए नेपाल, बी भूटान, सी पाकिस्तान या डी बांग्लादेश। 5 सेकंड का वक्त है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी बांग्लादेश। ये संधि मुख्य रूप से गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर हुई थी और पश्चिम बंगाल का फरक्का बैराज इसके केंद्र में है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इस संधि की एक डेडलाइन भी है। हाँ बिल्कुल, यह 30 साल की संधि है, जिसका मतलब है कि ये 2026 पे खत्म हो रही है और इसीलिए ये आज के समय का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। मतलब 2026 में जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आबादी के बीच एक नई संधि करना कूटनीति के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द होने वाला है। हाँ, गाद जमने की समस्या और पानी के कम प्रवाह के कारण दोनों देशों के लाखों किसानों का भविष्य इस पर टिका है। और ये सारा पानी आखिर आता कहाँ से है? दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत चोटियों से। तो 7वां प्रश्न भारतीय भूगोल से है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? विकल्प है ए पीर पंजाल श्रृंखला, बी पूर्वी काराकोरम श्रृंखला, सी लद्दाख श्रृंखला या डी जास्कर श्रृंखला। 5 सेकंड है, सोचिए। सही जवाब है विकल्प बी पूर्वी काराकोरम श्रृंखला। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि K2 मुख्य हिमालय का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आता है।
एक बात बताइए, पहाड़ों के नाम तो बड़े काव्यात्मक होते हैं, नंदा देवी, कंचनजंगा, लेकिन इसका नाम किसी रोबोट जैसा केटू क्यों है? इसकी कहानी 19वीं सदी के ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे से जुड़ी है। थॉमस मॉन्टगोमरी जब सर्वेक्षण कर रहे थे तो वहां कोई स्थानीय आबादी नहीं थी जिससे पहाड़ों का नाम पूछा जा सके। तो उन्होंने बस रफ कागज पर K1, K2, K3 लिखना शुरू कर दिया, जहां K का मतलब काराकोरम था। अच्छा, तो वो सिर्फ एक कोड वर्ड था। सिर्फ एक सर्वेयर के रफ कोड ने दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी को उसका नाम दे दिया। बर्फीली चोटियों से नीचे उतरकर अब भारत के मैदानी इलाकों की बात करते हैं। 8वां प्रश्न भारतीय कृषि से है। जायद ऋतु के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? विकल्प है ए, यह शरद ऋतु में शुरू होती है, बी, यह रबी ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, सी, यह मानसून के साथ बोई जाती है, या डी, यह केवल दक्षिण भारत में होती है। 5 सेकंड का समय है। सही उत्तर है विकल्प बी, यह रबी ऋतु के बाद गर्मियों में यानी मार्च से जून के बीच बोई जाती है। लेकिन भयंकर गर्मी में जब धरती सूख रही होती है तब भला कौन सी खेती हो सकती है? प्रकृति का अपना एक शानदार तरीका है। इस मौसम में मुख्य रूप से वो बेल वाली फसलें उगती हैं जिनमें पानी बहुत ज्यादा होता है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी। मतलब ये फसलें रबी और खरीफ के बीच की एक तरह की समर वेकेशन वाली खेती हैं, है ना, जो हमें भयंकर गर्मियों में हाइड्रेटेड रखती हैं। बिल्कुल। और जहाँ गर्मियां हमें तरबूज देती हैं, वहीं साथ में खतरनाक मच्छर भी लाती हैं। सही कहा। और इसी से जुड़ा है हमारा 9वां प्रश्न, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से है। AI संचालित स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? विकल्प है ए, तेलंगाना, बी, आंध्र प्रदेश, सी, कर्नाटक, या डी, तमिलनाडु। 5 सेकंड है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, आंध्र प्रदेश। ये जन स्वास्थ्य में AI का एक बहुत ही क्रांतिकारी इस्तेमाल है। लेकिन AI एक उड़ते हुए छोटे से मच्छर को कैसे ट्रैक कर सकता है? मतलब क्या उन्होंने हर गली में कैमरे लगा दिए हैं? नहीं, ये कैमरों से नहीं बल्कि ध्वनि सेंसर से काम करता है। ये सिस्टम मच्छरों के पंखों के फड़फड़ाने की आवाज यानी विंग बीट फ्रीक्वेंसी को सुनता है। अच्छा, आवाज से? हाँ, मलेरिया और डेंगू फैलाने वाले अलग अलग मच्छरों के पंखों की आवाज का पैटर्न अलग होता है। AI इसे सुनकर प्रजाति पहचान लेता है और फिर सिर्फ उन हॉटस्पॉट्स पर ड्रोन से दवा का छिड़काव किया जाता है। अरे वाह! एक समय था जब हम मोबाइल पर कैब ट्रैक करते थे और आज सेंसर से मच्छरों की लाइव ट्रैकिंग हो रही है। चलिए अब समाज और संस्कृति की तरफ मुड़ते हैं। तकनीक जीवन को सुरक्षित बनाती है, लेकिन समाज को हमारी संस्कृति जोड़ती है। 10वां प्रश्न कला एवं संस्कृति से है। लाहो किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? विकल्प है ए, केरल, बी, सिक्किम, सी, मेघालय, या डी, मणिपुर। 5 सेकंड का समय है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मेघालय। यह नृत्य जयंतीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों हाथ में हाथ डालकर बिल्कुल एक साथ हिस्सा लेते हैं। हमारे यहाँ कई पारंपरिक नृत्यों में तो पुरुष और महिलाओं के स्टेप्स और भूमिकाएं बिल्कुल अलग होती हैं। यहाँ दोनों का एक साथ होना, क्या ये किसी विशेष सामाजिक ढांचे को दिखाता है? एकदम सही पकड़ा आपने। मेघालय का समाज मात्र सत्तात्मक है, यानी वंश और संपत्ति महिलाओं के नाम से चलती है। इसलिए उनकी कला में भी स्त्री और पुरुष की एक बेहद संतुलित भागीदारी देखने को मिलती है। बहुत ही गहरी बात है ये। समाज तभी मजबूत होता है जब समानता हो और अर्थव्यवस्था अच्छी हो, खासकर छोटे उद्योगों के लिए। तो 11वां प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से है। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? विकल्प है ए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बी, स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सी, स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या डी, इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड है। सही जवाब है विकल्प ए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्य काम MSME सेक्टर यानी छोटे और मध्यम उद्योगों का विकास करना है। लेकिन भारत में तो पहले से ही इतने सारे कमर्शियल बैंक हैं, तो फिर छोटे उद्योगों के लिए एक अलग बैंक क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि यहाँ अर्थशास्त्र का रिस्क फैक्टर आ जाता है। बड़े बैंक अक्सर छोटे कारीगरों को लोन देने से डरते हैं क्योंकि उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई बड़ी संपत्ति नहीं होती। लेकिन देश में सबसे ज्यादा रोजगार यही छोटा सेक्टर पैदा करता है, इसलिए सरकार को यह विशेष बैंक बनाना पड़ा। छोटे उद्योगों को सहारा देना और लोगों का कल्याण करना राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
इसी से जुड़ा है हमारा 12वां प्रश्न, जो राज्य व्यवस्था से है। कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? विकल्प है ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 38, सी अनुच्छेद 45 या डी अनुच्छेद 42। 5 सेकंड का समय है। सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 38। यह संविधान के नीति निदेशक तत्वों यानी डीपीएसपी का हिस्सा है। इसका लक्ष्य है समाज में आय और अवसरों की असमानता को कम करना। एक बात सोच रही हूं, अगर संविधान निर्माता समानता को इतना ही जरूरी मानते थे तो इसे मौलिक अधिकारों में क्यों नहीं रख दिया, जिसे कोर्ट में चुनौती दी जा सके? इसका एक बहुत ही व्यवहारिक कारण था। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारा खजाना लगभग खाली था। राज्य के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो हर नागरिक को रोजगार या आर्थिक समानता की कानूनी गारंटी दे सके। अच्छा, इसलिए इसे निर्देशों में रखा गया? हाँ, ताकि ये भविष्य की सरकारों के लिए एक ध्रुव तारे की तरह काम करे, जो उन्हें हमेशा याद दिलाता रहे कि अंतिम लक्ष्य कल्याणकारी राज्य ही है। बहुत खूब, एक ध्रुव तारा जो सही रास्ता दिखाए। अब हम अपने आखिरी राउंड में आ गए हैं। 13वां प्रश्न आर्थिक इतिहास से है। 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प में किस पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था? विकल्प है ए परमाणु ऊर्जा, बी रेलवे, सी लोहा और इस्पात या डी हथियार। 5 सेकंड है। सही जवाब है विकल्प सी लोहा और इस्पात। 1948 की नीति ने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी। हथियार और रेलवे तो सरकार ने अपने पास रखे, लेकिन लोहे और इस्पात को मिश्रित श्रेणी में डाला। मिश्रित मतलब इसमें प्राइवेट कंपनियां भी काम कर सकती थी? बिल्कुल। देश का बुनियादी ढांचा तेजी से खड़ा करना था, तो सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र के अनुभव की भी सख्त जरूरत थी। बुनियादी ढांचे और भारी मशीनों की बात हो तो वहां बहुत दबाव झेलना पड़ता है। तो 14वां प्रश्न भौतिक विज्ञान से है। पास्कल किसकी इकाई है? विकल्प है ए ऊर्जा, बी कार्य, सी दबाव या डी बल। 5 सेकंड का समय है। सही उत्तर है विकल्प सी दबाव। भौतिक विज्ञान में इसका सूत्र बहुत सरल है, बल बटा क्षेत्रफल, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर दबाव क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब क्षेत्रफल जितना कम दबाव उतना ज्यादा, तो क्या यही वजह है कि एक तेज धार वाला चाकू बोथरे चाकू से बेहतर काटता है? अरे वाह, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। तेज चाकू की धार का क्षेत्रफल लगभग 0 होता है, तो जब आप थोड़ा सा भी बल लगाते हैं तो उस पतले हिस्से पर इतना भयंकर दबाव बनता है कि वो सब्जी के आणविक बंधनों को फाड़ देता है। प्रश्न आधुनिक इतिहास से है। भारत ने किस वर्ष तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया था? विकल्प है ए 1950, बी 1959, सी 1962 या डी 1947। 5 सेकंड का समय है। सही जवाब है विकल्प बी 1959। ऐतिहासिक घटनाक्रम के अनुसार 1959 में जब तिब्बत में विद्रोह विफल हो गया तो दलाई लामा को सुरक्षा के लिए तिब्बत छोड़ना पड़ा और उन्होंने भारत में शरण ली। इसके बाद ही धर्मशाला में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की स्थापना हुई थी। तो ये था आज का हमारा सफर। अगर आपको ये जीके क्विज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।